अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से नवाज शरीफ के वीजे में तौसी के मामले पर खूब गर्मा गर्मी हो रही है। सवालात उठाए जा रहे हैं, जवाबात दिए जा रहे हैं, जबकि पुराने मुतालबात भी दोहराए जा रहे हैं। हुकूमती बेंचेस की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, जबकि नून लीग की क़यादत का कहना है कि नवाज शरीफ सेहतयाब होने के बाद ही वापस आएंगे। नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद नून लीगी कैंप की तरफ से क्या बयानिया सामने आ रहा है, जरा उसकी एक हल्की सी झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी वीजा एक्सटेंशन अप्लाई की थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो होम ऑफिस यूके ने वहां से माजरत कर ली है। उसके बाद असल ईद उन कराए के तर्जुमानों की हुई जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं। 3 साल में एहतसाब का बयानिया दफन, जो झूठे इल्जामात लगाए उसकी हकीकत दफन। एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके अपने झूठे इल्जामात के ऊपर। कैसे खाए जाते हैं आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करते। जब तक मियां नवाज शरीफ को लंदन में डॉक्टर्स नहीं कहेंगे वापस आने को, मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। पंजाब हुकूमत रोज ये कहती है जी अब इतना प्लेटलेट काउंट हो गया, अब इससे भी मजीद गिर गया, इनका इलाज यहां मुमकिन नहीं है और इनका इलाज जो है वो बाहर ही हो सकता है। ये हमने नहीं कहा, ये हुकूमत पंजाब के सीनियर तरीन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का जिक्र आया। ये तो नून लीगी कैंप का मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब आज दिन भर हुकूमती बेंचों की जानिब से नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का मुतालबा दोहराया जाता रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बरतानवी इमिग्रेशन ने नवाज शरीफ को झंडी दिखा दी है। अब मियां साहब के पास वतन वापसी के अलावा कोई चारा नहीं है। उनको पास कोई और चारा नहीं है कि वो वापस आएं और ये जो ढटाई है इस ढटाई को छोड़ें। मुल्क के इमिग्रेशन ने भी उनको जो है वो लाल झंडी दिखा दी है कि आपका जो है वो यहाँ पर दाना पानी जो है वो खत्म हो गया है। एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ वो वहाँ पर भगोड़े बन के जो है वो बैठे हुए हैं। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ के वीजे में तौसी की दरखास्त दे दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वीजे में तौसी की दरखास्त मुस्तरद होना हुकूमत की कामयाबी है? नवाज शरीफ को वीजे में कितनी मुद्दत के लिए तौसी मिल सकती है? नवाज शरीफ की नजर सारी दरखास्त का फैसला आने में कितना वक्त लग सकता है? क्या साबिक वजीर आजम पाकिस्तान वापस आएंगे? क्या नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त कोई असाइलम सीख करेंगे? दरखास्त मुस्तरद होने के बाद नवाज शरीफ के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? पॉलिटिकल एनालिसिस लेंगे। होने क्या जा रहा है इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामी साहब, ऑल दो नवाज शरीफ साहब अब अपील में चले गए हैं और फैसला अदालत ने करना है कि क्या होता है, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट बड़े अरसे से मनसूख है, सफरी दस्तावेजात उनके पास मौजूद नहीं है, इन दस्तावेजात के लिए किसी भी सतह पर हुकूमत से वो कोई राब्ता कर सकता है? वकला और उनके जो सियासी मुआवनीन हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे बरतानिया में जी, और उस अपील के बाद फिर उनको ये भी हक हासिल होगा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो कहा यही जा रहा है कि पहले वो बरतानिया में सारी ऑप्शंस जो हैं उनको इस्तेमाल कर लेंगे और इसलिए हुकूमत पाकिस्तान से तो उनके राब्ते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। शामी साहब, दूसरी तरफ जो हुकूमती वज़रा हैं वो बारहा कह चुके हैं, खुद इमरान खान साहब ने कहा कि वो बोरिस जॉनसन से बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन से डिपोर्ट किया जाए और पाकिस्तान भिजवाया जाए। वो एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। तो आपको नहीं लगता कि बरतानवी हुकाम के साथ पाकिस्तानी हुकाम भी राब्ते में होंगे और कोशिश ये कर रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब को इजाज़त ना मिले और उनको किसी न किसी सूरत पाकिस्तान लाया जाए? देखिए, अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई दरख्वास्त बरतानवी हुकूमत को नहीं दी जिसमें ये मुतालबा किया जाए कि उनको बरतानिया के हवाले किया जाए या बरतानिया छोड़ने पर मजबूर किया जाए। ये बयानात तो आते रहते हैं, धमकियां भी आती रहती हैं, लेकिन कानूनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे किसी सिलसिले का आगाज नहीं किया। तो अब जबकि ये मामला शुरू हो गया है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके इमिग्रेशन हुक्काम के साथ राब्ते में भी होंगे और उनको जवाबदेह भी होंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर हुकूमत पाकिस्तान का रोल तो इसमें बहुत कम हो जाएगा। और अगर वो बरतानवी हुकूमत को कोई मुआवनत करना चाहती है या कोई मवाद फराम करना चाहती है तो उससे तो उसको किसी ने रोका नहीं है। तो बहरहाल अब ये मामला नवाज शरीफ साहब के और बरतानवी
हुक्काम के दरमियान है, तो इसके नतीजे का हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है शामी साहब, इससे पहले भी वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ये कह चुके हैं कि वो नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते, ना अल्ताफ हुसैन वापस आ सकते हैं, तो इस हवाले से तो हुकूमत सरेंडर कर चुकी। क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि कुछ सियासी हलकों के अंदर ये चहम गोइयाँ हो रही थी कि आम इंतखाबात 2023 से पहले पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और नून लीग की जो इंतखाबी कैंपेन है उसको लीड करेंगे? देखिए, इस वक्त तक तो मुस्लिम लीग के जो हल्के हैं और जो नवाज शरीफ साहब के मुआलिज हैं, पाकिस्तान में जो मुआलिज रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि वो इलाज के लिए वहाँ हैं और इसके लिए उनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि वो अपने मुआलिजीन की रिपोर्ट्स पेश करते हैं बरतानवी हुक्काम के सामने, तो फिर उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है वहाँ। तो अभी ये मामला उनको बरतानिया में ही तय करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो ये महसूस करें कि उनकी सेहत इस काबिल है कि वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं और यहाँ सियासी अमल में शरीक हो सकते हैं, तो फिर वो आ जाएंगे, लेकिन फैसला तो उनको करना है। शामी साहब, आपको याद होगा ना कि मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा था कि आप गारंटी दें कि नवाज शरीफ साहब की जान को कोई खतरा नहीं होगा यहाँ पे, या उनको हुकूमत खाने में नहीं डाला जाएगा, तो मैं शाम की फ्लाइट से नवाज शरीफ साहब को वतन वापस बुला लेती हूँ। एक परसेप्शन भी बनता है कि शायद मेडिकल ग्राउंड इतना बड़ा मसला नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि शहबाज साहब नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ऐसी राह निकाल लेंगे, हमवार कर लेंगे कि वो बआसानी पाकिस्तान आए और उनके ऊपर तमाम तर केसेस जो हैं उनको भी खत्म किया जा सके? देखिए, अभी तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ खुद एक नई इंक्वायरी खुल गई है, तो वो अपना रास्ता जो है वो उनका कुशादा नहीं हो पा रहा, तो वो नवाज शरीफ साहब का रास्ता क्या कुशादा करेंगे। पर लेकिन अब पाकिस्तानी सियासत जो है उसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत कुछ ऊंच नीच होती रहती है और बहुत कुछ मामला ऐसा होता है जो बाज़ औक़ात हमारी समझ से बाहर होता है और कुछ ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ भी होती हैं, कोई ज़मीन के ऊपर सरगर्मियाँ भी होती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस करवट बैठता है। नवाज शरीफ साहब को अपनी तबीयत और अपनी सियासत को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने पड़ेंगे और उनको बड़ी एहतियात से आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि उनकी पार्टी जो है उनका मुस्तकबिल और खुद उनका अपना सियासी मुस्तकबिल उनके इन फैसलों से वाबस्ता होगा। शामी साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने चंद रोज पहले एक ट्वीट की थी जिसमें आइन की बालादस्ती की जंग लड़ने का फैसला किया था कि हम ये जंग जारी रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, फिर अगर वो वहीं पर रहते हैं या उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती या मामला तय नहीं होते, तो यहाँ पर ये जंग कौन लड़ेगा नून लीग के प्लेटफॉर्म से? ये जो आइन की बालादस्ती की जंग है या फिर इस रिस्टोर कराने की जंग है आइन को, तो ये जंग कौन लड़ेगा? यहाँ से लीड कौन करेगा नून लीग को? देखिए, नवाज शरीफ साहब माजी में अपने खिलाफ मुकदमे का फैसला सुनकर पाकिस्तान पहुंचे और उनको यहाँ सुपुर्दे जिंदा कर दिया गया, हवाला जिंदा कर दिया गया। तो उन्होंने वो अपने यानी जेल से घबराए नहीं थे वो, और सीधे वो उनकी बेगम जो थी वो भी बिस्तर अदालत पर थी, आखिरी दमों पर थी, उसके बावजूद पाकिस्तान आए और फिर उनको यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनको जेल में रखना मतलूब था। तो अब ये जो सियासत है इसके अपने एक तकाजे होते हैं। यहाँ जेल जाना या जेल से बाहर आना ये तो बहुत गैर मामूली बात नहीं होती। बर्रे सगीर में तो सियासत और कैद जो है उसका दामन चोली का साथ रहा है। बड़े बड़े सियासी लीडर आप देखें, बड़ी बड़ी तवील कैदें काटी हैं उन्होंने और उसके बाद फिर उन्होंने आके कौम की रहनुमाई की है। ये नवाज शरीफ साहब को फैसला करना होगा कि किस वक्त आकर उन्हें जेल काटनी है और किस वक्त उन्हें अपनी सेहत जो है उसके हवाले से फैसला करना है। पर अब वो अपनी कानूनी लड़ाई जो है बरतानिया में लड़ेंगे और उसके साथ उनकी जो तिब्बी मामलात हैं वो भी वाजे होते चले जाएंगे। तो बरतानिया में जो होगा फिर उसके नतायज ही पाकिस्तान तक पहुंचेंगे। शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साफी तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ऑपोजिशन के झगड़ों और वाज़ेह बयानियां ना होने का फायदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस वक्त तमाम तर तवज्जो पार्टी में मौजूद ग्रुपिंग के खात्मे पर है। पीटीआई में मौजूद जहांगीर तरीन ग्रुप के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। तरीन ग्रुप के एमपी नज़ीर चौहान की जानिब से ग्रुप से ऐलान बगावत के बाद
आज वजीर आला हाउस में कप्तान के ओपनिंग बल्लेबाज ओन चौधरी को तलब किया गया, जिनके सामने दो ऑप्शंस रखे गए। पहला ऑप्शन था कि जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन वजारत आला के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर से इस्तीफे का था। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को छोड़ने की बजाय अपना इस्तीफा वजीर आला को पेश कर दिया है। ओन चौधरी का कहना है कि सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के लिए क्या कुछ नहीं किया। इलेक्शन 2018 में विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का किरदार सामने है। ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि पीटीआई के वफादार मेंबर का साथ छोड़ूं। तरीन ग्रुप का साथ छोड़ने से इस्तीफा देना बेहतर समझा है। अब जहांगीर तरीन ग्रुप को तोड़ने के लिए हुकूमत इस कदर संजीदा क्यों है? क्या हुकूमत अपने खिलाड़ियों की इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है? क्या नज़ीर चौहान ने इंतकामी कार्रवाइयों से घबराकर ग्रुप छोड़ा है? फैसल वोडा साहब का एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने क्या कहा था उस वक्त कि ये किसकी मार है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आप ये सुना आपने, वो कहता है कि लीडर इमरान खान है, लीडर इमरान खान ही रहेगा। जहांगीर खान साहब ऐसे 5 करोड़ जहांगीर खान, ऐसे 50 करोड़ फैसल वोडा और ऐसी 50 करोड़ कभी ना भी आ जाए तो इमरान खान साहब नहीं बन सकती। दूसरी चीज, इस पूरी ग्रुप की एक एसएचओ की मार है। अभी आपको बता रहा हूं, एक एसएचओ। वैसे यू आर रियली अंडर एस्टिमेट। फैसल वोडा के बयान के बाद नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमात, ओन चौधरी पर दबाव, खुद जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। नज़ीर चौहान ने ग्रुप से बगावत करते हुए कप्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, लेकिन इससे कबल वो जहांगीर तरीन पर भी उतना ही एतमाद करते हैं। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र नतिया गली में एक ग्रुप अरकान का इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में ओन चौधरी से इस्तीफा लिए जाने का मामला ज़ेर बहस आएगा। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अरकान ओन चौधरी की साबित कदमी को सराहेंगे, जबकि एमपी नज़ीर चौहान का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। अब इस इजलास के क्या आउटकम्स निकलते हैं, ऑब्वियसली ये टाइम आने पर पता चलेगा। कुछ ही देर में ये स्टोरी भी डेवलप हो जाएगी। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन जाली सर्टिफिकेट्स का धंधा उरूज पर कैसे पहुंचा है। बड़ा आम मामला है, ये मामला आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बैरून मुल्क जाना हो या अंदरून मुल्क सैर व तफरी का इरादा हो, कोरोना वैक्सीन के बगैर ही आपका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। आपको कोविड वैक्सीन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। वैक्सीन लगवाने की जरूरत है और ना ही वैक्सीनेशन सेंटर जाने की तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की नादरा से तस्दीक कैसे होती है, नादरा के फुल प्रूफ सिस्टम के बावजूद सर्टिफिकेट कैसे बन जाता है, एजेंट माफिया मुल्क के तूलो अर्ज में कैसे सरगर्म है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के साथ ही हुकूमत ने वैक्सीनेशन को मैंडेटरी करार दिया है कि लाजमी होगी। सरकारी और प्राइवेट इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क सफर के लिए भी सर्टिफिकेट की शर्त लाजमी है। इसके बावजूद करोड़ों शहरी ताहाल वैक्सीनेशन से इनकारी हैं। तनख्वाहों के इजरा, सिमों की बंदिश, अंदरून बैरून मुल्क सफर के अलावा दीगर जरूरियात पूरी करने के लिए एजेंट माफिया सरगर्म हो गया है। टीम दस्तक ने इस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में राब्ते किए। लाहौर में मोडर्ना वैक्सीन का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 4000, बलूचिस्तान में फाइजर और कैंसाइनो का रेट 2000 से 2500, जबकि सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 1500 से 2000 के दरमियान पैसे वसूल किए जाते हैं। ये एजेंट्स खुफिया तौर पर नहीं बल्कि अलल ऐलान धड़ल्ले से सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हमारी टीम ने मुख्तलिफ एजेंट से राब्ते किए हैं, जबकि 1.5 दर्जन के करीब ऐसे अफराद से गुफ्तगू की है जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट हासिल किए। इन सर्टिफिकेट्स की तस्दीक 1166 और नादरा की वेबसाइट से भी की जा सकती है। हम आपके सामने एक एजेंट की गुफ्तगू रखते हैं जिसने हमारे टीम मेंबर के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए डीलिंग की। जरा वो कॉन्वर्सेशन आपको सुनवाते हैं। जी भैया यार, वो सर्टिफिकेट बनवाना है, कितने पैसे रहेंगे और क्या चक्कर होगा? वो अपडेट वगैरह होगा सारा उस पर? एक डोज का कि सेकंड डोज? सर सेकंड डोज का। मैंने कश्मीर वगैरह जाना है तो वो पता है आपको, बसों में चेक करते हैं। तो उसका मोडर्ना लगेगा आपको, मोडर्ना लगवा देंगे, जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उसी दिन आपको फर्स्ट डोज लग जाएगी। ठीक है, लगवाए बगैर नहीं? कोई लगवाए बगैर ही, लगवाए बगैर ही। आपने सिर्फ घर बैठना है। ठीक है। ID कार्ड की कॉपी देनी है आपने हमें। ठीक है। तो उसे व्हाट्सएप कर दें आप। ठीक है। उसी दिन आपको शाम को आप 1166 पे मैसेज कीजिएगा नादरा के ऑफिस, आपको फर्स्ट डोज लग चुकी है। ठीक है।
और सेकंड डोज आपको पता है 7 दिन बाद लगती है, वो पहले नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपको दोनों का इकट्ठा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये उधर नादरा में सारा अपडेट होगा ना? हाँ जी, आप नादरा में मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई आएगा, आप मुतमिन होंगे कि ओके। और भाई कोई टेंशन तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई मसला नहीं यार, इतने लोग कर रहे हैं, लोग बैठ जा रहे हैं। और पैसे कितने भाई? 4,000 दोनों डोज का। आपने मोडर्ना वैक्सीन लगवानी है, एस्ट्राजेनेका है या फिर वो साइनोवैक है, आपको दिक्कत की कोई जरूरत नहीं। आप घर बैठे नुमाइंदा आप तक खुद कोविड सर्टिफिकेट पहुंचा देगा। ये गुफ्तगू आपने सुन ली है, ये धंधा बड़े धड़ल्ले से जारी है। सवाल ये है कि फुल प्रूफ सिस्टम के बावजूद नादरा की वेबसाइट से सर्टिफिकेट की तस्दीक कैसे हो जाती है? मुल्क भर में फैला एजेंट्स का नेटवर्क कैसे काम करता है? हुकूमत इस नेटवर्क की बहकुनी के लिए इकदाम क्यों नहीं उठा रही है? टीम दस्तक को महकमा सेहत के जराये से मालूम हुआ है कि इस नेटवर्क में वैक्सीनेशन स्टाफ मुलव्वस है। स्टाफ मेंबरान शहरियों का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर के डेटा में रद्दोबदल कर देते हैं। वो ऐसे अफराद का डेटा दर्ज किया जाता है जो सेंटर से वैक्सीन लगवाते हैं। इसके बाद जाली फर्द का डेटा दर्ज कर दिया जाता है। यूं 2 असली और 2 जाली अफराद का इंदराज किया जाता है और यही डेटा बाद नादरा के डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। वैक्सीनेशन सेंटर्स का यह अमला अलल ऐलान सोशल मीडिया के जरिए अपनी मार्केटिंग करता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पोस्ट, मोबाइल मैसेजेस के जरिए गाहक बनाए जाते हैं जिनके साथ टेलीफोनिक राब्ता करके पैसों का लेन देन होता है। डीलिंग के वक्त तयशुदा रकम का 50% जमा कराया जाता है, जबकि बाकी रकम नादरा और 1166 से तस्दीक के बाद अदा की जाती है। जराये से मालूम हुआ है कि एजेंट एक दिन में 10 से 15 जाली एंट्रीज करता है। मुख्तलिफ इकसाम की वैक्सीन के मुख्तलिफ रेट्स हैं। औसतन 3,000 फी सर्टिफिकेट का हिसाब लगाया जाए तो एक एजेंट यौमिया 30,000 से 35,000 कमा रहा है, जबकि मुल्क भर में सैकड़ों एजेंट्स करोड़ों की दिहाड़ी लगा रहे हैं। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के तूल अर्ज में यह माफिया आज़ादी के साथ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। लाहौर में 10 मुकदमात हुए, सिंध में केसेस बढ़े, बलोचिस्तान में कैमरे लगाने के बावजूद यह माफिया हुकूमत के काबू से बाहर है। मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से शिकायत की गई है, मगर माफिया को कंट्रोल करने में कोई कामयाबी नसीब नहीं हो सकी। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और जो स्टाफ मौजूद है वो जाली सर्टिफिकेशन के जरिए शहरियों की जानों से खेल रहा है, मगर हुक्काम के कान पर जू तक नहीं रही। जरूरत तो इस अमर की है कि इदारे सोशल मीडिया पर चलने वाले इश्तिहारात के जरिए ऐसे अफराद को पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब ये हो क्या रहा है और क्यों हो? सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जेडीसी के सरबराह मारूफ समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जफर साहब, आपकी क्योंकि ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आपके अपने रजाकार मौजूद हैं, लेकिन ये जो एजेंट माफिया है इसकी तो क्या कहना चाहिए कि पांचों घी और सर कढ़ाई में। हमारे पास तो जो भी कोई इस तरह से आ रहा है कि जी मैं कोई सरकारी टीम हूँ या मैं कोई किसी वजीर का या मिनिस्टर का नाम ले रहा है कि जी ये हमारे साथ ये 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, आप इनके जरा वो बना दें, मैं इनके डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, तो हम उनको बिल्कुल इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। बल्कि हमने इसके लिए एक काम ये किया है कि हमने जितनी भी स्टेशनरी है या जितने भी कागजात हैं, जो हम इस वक्त देखें कराची के जो सबसे बड़े 4 सेंटर हैं, सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है सऊदाबाद का, वो, उसके अलावा जो राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी है कोरंगी में, नेशनल स्टेडियम जितना ग्राउंड है वो, इसके अलावा पंजाब ग्राउंड शाह फैसल या फिर जेडीसी का डायलिसिस सेंटर जो लियाकताबाद, हमने क्या किया है जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे ना, देखें ये पेपर अगर आपको नजर आ रहा हो, हमने क्या किया है इसके अंदर सीरियल नंबर चलवा दिया है। ये देखें हर पेपर पे सीरियल नंबर है, ताकि सीरियल नंबर चलाने का मकसद क्या है, ताकि जो सीरियल नंबर इस फॉर्म में वही सीरियल नंबर इस कार्ड में, जब आप वैक्सीन करवा लेंगे ये सीरियल नंबर है, ये दोनों मैच किए जाएंगे, उसके बाद फिर ये डाटा कंप्यूटर पे चढ़ेगा, ताकि कोई ऐसा चक्कर ही ना हो कि उधर से आप आए, आपने अपने मालिक का, अपने मालिकन का, उनके बच्चों की आपने एंट्री कराई, कंप्यूटर पे चढ़वाया, गाड़ी में बैठे चले गए। नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। हमने बड़ा शफाफियत रखी हुई है। आप आएंगे, आप मोबाइल के अंदर कोड दिखाएंगे, जी हमने डाला था, ये हमारा कोड आ गया, कोड की एंट्री करने वाली टीम अलग है, उसके आगे डॉक्टर बैठे हुए, वो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, आपकी बीमारियां कब हुई, ऑपरेशन कब हुआ, कोई खून चढ़वाया नहीं चढ़वाया, सब कुछ लिखेगा। कि यहाँ पर एजेंट माफिया की जब मैं कह रहा हूँ कि पांचों घी और सर कढ़ाई में है, तो सिंध से जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 1500 से 2000 रुपए के दरमियान पैसे वसूल किए जाते हैं। और ये अलग ऐलान धड़ल्ले से हो रहा है कि सोशल मीडिया पर एजेंट अपना नंबर देता है, वो कहता है मुझसे कांटेक्ट करें, उसके बाद वो आपसे तय कर लेता है, सारा कुछ आपको घर बैठे हुए मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। बता दो ना, हमने इसकी रोकथाम के लिए जो हमें नादरा से कोड मिलता है या हमारा जो एक्सेस मिलता है हमें, वो जिन डिवाइसेस के ऊपर है, चाहे लैपटॉप के ऊपर है, चाहे मोबाइल के ऊपर है, हम वो डिवाइसेस उस लड़के को जिसकी ड्यूटी 8 घंटे की, जब वो जाता है उससे ले लेते हैं। और हमारी टीम ने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया है। आपके पास फिगर कम है सर, जो मेरे सुनने में आ रहा है, एक एजेंट एक फैमिली से 30-30 हजार रुपए ले रहा है। 30 बंदों को बना के दिया,
30,000 रुपए ले लिए। यही तो मैं कह रहा हूं, सिस्टम नीड्स टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट और विजिलेंस होनी चाहिए उस पर सरकार की। जो वहां पर लोग बैठे हुए महकमा सेहत के, वो विजिलेंट होने चाहिए कि जो ऊपर अरबाब इख्तियार है उनका कंट्रोल हो। अगर वो गिरफ्त से बाहर रहेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े धड़ल्ले से हो रहा है, आप FIA की बात कर रहे हैं, ये तो महकमा सेहत को फौरी तौर पर कोऑर्डिनेट करना चाहिए FIA के साथ, और इनको फौरी तौर पर जो है वो निर्गे में लाना चाहिए। देखिए मैं आपको खुद अपने मुंह से बता रहा हूं कि मैं, इतना आसान काम नहीं है सेंटर चलाना। मुझे ये सारी चीजें फ्री में दे रही थी सिंध गवर्नमेंट। ये सारे फॉर्म जो एक एक दिन में हजारों लग रहे हैं, 40-40 हजार लोगों के सेटअप लगाए हुए, मैंने ये फॉर्म क्यों छपवाए, ये कार्ड क्यों छपवाए? ये मैंने अपने इदारे का पैसा लगवाया ही इसलिए है कि इस करप्शन को रोका जाए। अगर मेरे जैसा एक छोटा सा फलाई इदारा इस चीज को समझ रहा है कि माशरे में वैक्सीनेशन के नाम पे करप्शन शुरू हो चुकी है, उसको रोकने के लिए आपको सीरियल नंबर डालने पड़ेंगे। उसको रोकने के लिए आपको ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जो शख्स पहले आ रहा है मोबाइल पे अपना नंबर दिखाएगा, उसके बाद वो वैक्सीन लगवाने के बाद सिस्टम पे आके बैठेगा और उसका एंट्री होगी। तो नहीं, लेकिन ये छोटा सा मैं समझ चुका हूँ, ये बात तो दीगर लोगों को भी समझने में कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जफर साहब, इसकी एक और साइड भी है इस तस्वीर की, और वो ये है कि आपको फ्री में वैक्सीनेशन मिल रही है जो आपकी जिंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन आप पैसे देके, यानी वो फ्री की वैक्सीनेशन नहीं ले रहे, बल्कि पैसे देके आप ये कह रहे हैं हमें वो फेक सर्टिफिकेट दे दे, हमें वैक्सीनेशन भी नहीं चाहिए। देखिए मैं बता दूं, खौफ जो लोगों में फैलाया गया, लोगों में जो प्रोपेगेंडा किया गया कि जी 2 साल आप जिंदा रहेंगे, 1.5 साल जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, ये वैक्सीन लगवा ली, आपने गलती कर दी, ये तो पूरी दुनिया में बंद हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अब उसके बाद वो जो एक खौफ की फिजा, उसके अंदर बहुत सारे कुछ लीडरान का भी बड़ा अहम कसूर है। जब उनकी तस्वीरें चली ना टीवी के ऊपर कि वो खाली सिरिंज दूर से लगवा रहे हैं, तो लोगों में खौफ बढ़ा ना इससे कि अगर आपको मीडिया पे आने का शौक था या आपने वैक्सीनेशन की कैंपेन की फोटो शूट करवानी थी, तो आप जनरल वैक्सीन लगवाते हैं। जफर अब्बास साहब, इस वक्त वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सैयद डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, ये जो NCOC रोज डेटा जारी करती है कि आज इतने लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, ये कितना रिलायबल है? क्योंकि एजेंट माफिया तो जाली सर्टिफिकेट्स जारी कर रहा है। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि ये 99% रिलायबल है, क्योंकि आपके सामने आ रहा है कि इस वक्त मोबाइल यूनिट भी फिर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, और निम्स का जो डेटा है उसके साथ ये सब चीजें कनेक्टेड है। ये थोड़ा सा जो इशू आ रहा है वो कुछ लोग हैं, और वो बहुत थोड़ी तादाद में है, जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते थे और वहां पर जाके वो अपने आप को रजिस्टर करवाते थे, मगर उसके बाद वो नेक्स्ट काउंटर पे जाने के बजाय जहाँ पे वैक्सीन लगती थी वो बीच के रास्ते से बाहर निकल जाते थे कि वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराते थे और वैक्सीन को अवॉइड करते थे। मगर ये बहुत छोटा फिगर है। डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अब वो कुछ लोग नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा नेक्सस है, एक नेटवर्क है जो सोशल मीडिया के ऊपर अलल ऐलान काम कर रहा है, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। एजेंट माफिया है जो लोगों से पैसे लेता है और फिर मेक श्योर करता है कि लोग घर बैठे रहे और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके घर पर डिलीवर हो जाए। देखिए, ये अव्वल तो जो मैं समझती हूँ कि जो निम्स का जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके ऊपर काफी विजिलेंटली चेक रहता है, और ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है, ये नादरा के साथ रिलेटेड है। इस तरह के कुछ इंसिडेंसेस जरूर हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं कि लोग रजिस्टर कराते हैं मगर वैक्सीन नहीं करवाते, या कोई फॉल्स सर्टिफिकेट भी बने हैं, मगर उसकी तादाद बहुत थोड़ी है। मेजॉरिटी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर इस वक्त जितना रश है। देखिए डॉक्टर साहब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निम्स या नादरा डेटाबेस, ठीक है वो रिलायबल होगा, लेकिन जो स्टाफ वहां पर बैठा हुआ है वो उसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर को जो दर्ज कर रहा है, वो अगर उसको इंजेक्शन नहीं लगाता और उसका इंदराज हो जाता है तो उस पर डेटा की रिलायबिलिटी का तो मामला नहीं है, बल्कि उस स्टाफ के ऊपर ये मामला है कि जो वहां बैठा हुआ है वो वैक्सीनेट नहीं कर रहा, वो डोज नहीं लगा रहा और इंदराज कर रहा है। नहीं जी, नहीं, इसमें देखिए वहाँ पे फर्क काउंटर्स बने होते हैं, एक एक स्टेप वाइज चलना होता है। पहले पे वो जाके डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास जाते हैं और अपना वो डेटा एंटर करवाते हैं। उसके बाद फिर उनको एक चिट दी जाती है जिसको लेके वो अगले रूम में जाते हैं जहाँ पे वैक्सीनेटर बैठा होता है। तो कुछ लोगों ने इस तरह से किया है कि डेटा एंट्री करवा के फिर वो वैक्सीनेटर वाले रूम में नहीं गए, इसमें स्टाफ का कसूर नहीं था, वो लोग खुद अवॉइड कर गए वैक्सीन। नहीं देखिए, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक बहुत बड़ा रोल है ना डॉक्टर साहब, करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर सारे का सारा सिस्टम डिपेंडेंट है यहाँ पे कि वो किसका डेटा एंटर कर रहा है। वो अगर दिन में 20 से 25 फेक एंट्रीज कर रहा है तो उसको कैसे चेक करेंगे आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारा ऑपरेटर फेक एंट्री नहीं कर रहा, लोग वैक्सीन लगाने से अवॉइड कर रहे हैं, तो वो वैक्सीनेटर के पास नहीं पहुंचते हैं। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, जो लोग अवॉइड कर रहे हैं
उसी अपॉर्चुनिटी को तो कैपिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, लोग नहीं जाना चाहते। देखिए, वैक्सीनेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन यहां लोग पैसे पे करके वैक्सीनेशन नहीं करा रहे और सर्टिफिकेट ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि लोग नहीं चाहते हैं, इसी मौके से फायदा उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मगर ये चीजें अब नोटिस में आ गई हैं और इसको एड्रेस करने के लिए जो है वो मैकेनिज्म डिवाइस किए जा रहे हैं। और इस वक्त जैसे मैं आपको बताऊं कि 28% हमारी वैक्सीनेशन थ्रू मोबाइल वो हो रही है। तो मोबाइल के अंदर तो जो मोबाइल हमारे वैक्सीनेशन के जो यूनिट्स हैं उसमें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर और वैक्सीनेटर जो है वो साथ साथ एक ही टेबल पे बैठे होते हैं। तो वहाँ पे तो ये चीज नहीं हो रही, मगर हाँ बड़े सेंटर्स के ऊपर जहाँ बहुत ज्यादा रश है वहाँ पे लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को रश की अपॉर्चुनिटी को यूज करके वैक्सीन को अवॉइड कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उनके नंबर्स अवेलेबल हैं और उनसे आप कांटेक्ट करें, आपका मसला हल हो जाता है। तो वो जो नंबर्स अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, लास्टली मुझे ये बताएं, क्या आप ये नंबर्स FIA को देंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? ये देखें, इसकी रिपोर्ट जो अब चूंकि पहुंच चुकी हुई है, ये चीज नोटिस में आ गई है और हमारी जो टीम है निम्स की और वो सारे वो लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द से फूल प्रूफ मैकेनिज्म जो है वो आ जाएगा, क्योंकि ये पहले इश्यू नहीं था, पहले तो लोग आ ही नहीं रहे थे। मगर अब जिस तरह से रश लगा हुआ है उसकी वजह से कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला, चूंकि अब ये चीज नोटिस हो गई है और इसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी पर डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक पर जाना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब मौजूद होंगे, चेयरमैन PEC हैं। PEC के इलेक्शंस का दौरा है। इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब से कुछ बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इंतखाबी दंगल सजने में अब सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है और इंजीनियर्स के मसाइल हल करने के नारे, दावे और वादे लिए 3 ग्रुप्स मध्य मुकाबिल हैं, 3 पैनल्स हैं। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, लेकिन तनकीद का सबसे ज्यादा रुख एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, एग्जिस्टिंग रिजीम के ऊपर होता है। उनकी परफॉर्मेंस पर बात की जाती है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुरैशी साहब, जब कोई हुक्मरान जमात नेक्स्ट टेन्योर के लिए इलेक्शंस में जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, रिजर्वेशंस का इजहार भी किया जाता है। आपकी परफॉर्मेंस पर तो मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। सर, इस बार जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए आपके पैनल ने चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किए राना जब्बार साहब, वो तो प्रीवियसली गुज़श्ता जो इलेक्शंस हैं उनमें आपके अगेंस्ट कंटेस्ट कर चुके हैं। तो आपके पैनल में कोई भी इतना रिलायबल, इतना कॉम्पिटेंट आदमी नहीं था जिसको आप बतौर चेयरमैन PEC नॉमिनेट करते? देखें, ये चेयरमैन PEC का राइट नहीं होता आप पैनल को फाइनल करना। ये द इंजीनियर्स पाकिस्तान की पूरी एक कोर कमेटी है जिसमें तकरीबन कोई 53 के करीब इंजीनियर्स मेंबर हैं, उसके सीनियर और जूनियर्स, और वो मिलकर सारा फैसला करते हैं। कुरैशी साहब, व्हाई राना जब्बार साहब इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू? नहीं, राना जब्बार साहब, मैं कह रहा हूँ कि नॉट टू मी, मैंने फैसला नहीं किया, ये कोर कमेटी द इंजीनियर्स पाकिस्तान का फैसला नहीं, देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो बतौर चेयरमैन PEC अप्लाई नहीं किया था, आपके पास कोई दरखास्त नहीं आई थी, लेकिन आपके ग्रुप ने क्यों मुनासिब समझा कि राना जब्बार साहब को हमें चेयरमैन PEC के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारना चाहिए, जबकि आपके अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, आपका अपना पैनल लास्ट टाइम बड़ा स्ट्रांग था, आपके पास राना जब्बार साहब से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं था जो आपके अपने ग्रुप से ताल्लुक रखता हो? राना जब्बार साहब हमारे ग्रुप से ही है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि राना जब्बार साहब ने को टिकट लेने के लिए हमें नहीं ज्वाइन किया, उससे बहुत पहले का वो हमें ज्वाइन कर चुके हुए थे। प्रीवियस इलेक्शन उन्होंने आपके अगेंस्ट कंटेस्ट किया था? नहीं, मेरे अगेंस्ट नहीं कंटेस्ट किया था, वो वाइस चेयरमैन की सीट पे कंटेस्ट किया था, दूसरे पैनल में थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको पता है ये प्रोफेशनल ग्रुप से आना जाना तो लगा रहता है। आपने बहुत सारे वादे किए, आपने कहा डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जिससे इंजीनियर्स फैसिलिटेट होंगे। देखिए, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है वो तो एक थिंक टैंक है, उसको थिंक टैंक का रोल प्ले करना चाहिए। उसका काम ये तो नहीं है, ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे बड़ा फोकस रखा है, आपने उसके लिए काम किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हट के आपने इंजीनियर्स के लिए बतौर थिंक टैंक आपने गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज प्रपोज की ओवर द लास्ट 6 years? कुरैशी साहब, देखें, जब गवर्नमेंट पॉलिसीज की आप बात करते हैं तो थिंक टैंक का मतलब होता है गवर्नमेंट ने रेफर करनी, दिस इज नंबर 1।
नंबर 2, प्रोएक्टिवली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने उन पॉलिसीज को डेवलप करके देना है। ये टू वे ट्रैफिक है। और हमने, गवर्नमेंट ने तो हमसे नहीं पूछा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट को एनर्जी के इशू के ऊपर सिफारिशात बना के भेजी और उनको बताया कि जो आप इस वक्त महंगी बिजली ले रहे हैं ये लेना बंद कर दें, वरना ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी और एक्सपोर्ट तो हमारी बढ़ नहीं रही और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाएगी। आज पूरी दुनिया के अंदर 3 रुपए का यूनिट बिक रहा है, 4 रुपए का, 5 रुपए का। हम इंडस्ट्री को 22 रुपए का, 23 रुपए का यूनिट दे रहे हैं। मुझे बताएं कि 23 रुपए का यूनिट लेके इंडस्ट्री किस तरह बाहर जाएगी? दिस इज द रोल ऑफ द थिंक टैंक। अब हमने इसका हल ये निकाला है कि जो हम इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में 3 बड़े टावर, लाहौर में भी आपके एक टावर बन रहा है 10 स्टोरीज, उसके बाद पेशावर में बन रहा है और इस्लामाबाद में बन रहा है। यहाँ NDU की तर्ज के ऊपर हम अपने आप दोस्तों को बुलाया करेंगे और जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निकाल के दिखाया करेंगे कि गवर्नमेंट ये काम करे, ये ना करे, और ये ना करे, अगर ये करेगी तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इस वक्त ऑन ग्राउंड हमारे इंजीनियर की हालत-ए-ज़ार क्या है, हमें तो इस पर बात करनी है। देखिए अब इस वक्त 3 लाख इंजीनियर्स अगर हैं तो अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, इस वक्त 1,60,000 इंजीनियर जो है वो बेरोजगार हैं। वो जो इंटेलिजेंशिया ऑफ द कंट्री है, इंटेलिजेंट माइंड्स ऑफ द कंट्री है, दैट इंटेलिजेंशिया गोज डाउन द ड्रेन सर। वो बेरोजगार होते हैं, कोई छाबड़ी फरोश हो जाता है, वो फिर जो है वो रिपेंट करते हैं कि हमने इंजीनियरिंग क्यों की। तो सर इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने क्या रोल प्ले किया कि इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारों की खेप तैयार ना हो और होपलेसनेस का एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो सोसाइटी के अंदर? पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एज ए रिप्लाई कर रहा हूँ चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, जो इंजीनियर निकलते हैं उनके लिए हमें जॉब क्रिएट करनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, और वो हमने भरपूर किरदार अदा किया। हमारे पहले जो लाइसेंसिंग हम देते थे उसमें कोई बायोमेट्रिक नहीं थी, और हमने बायोमेट्रिक का निज़ाम लेके आया कि जिस फाइल में जो इंजीनियर होगा उसका अंगूठा लगेगा। मेरे पास 18,000 इंजीनियर्स के अंगूठे थंब मौजूद हैं जिन्होंने उन डिफरेंट कंपनीज के अंदर अपनी एम्प्लॉयमेंट ली। 6,720 फ्रेश इंजीनियर जिनको मैंने सुपरवाइजरी लाइसेंस दे के कंपलसरी किया था कि जो टॉप कैटेगरीज 4 हैं वो उनको रखेंगी और उनको ट्रेन करेंगी। इस तरीके से 24,720 इंजीनियर के थंब मेरे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास पड़े। इससे पहले नादरा के आइडेंटिफिकेशन नहीं करता था इंजीनियर की, यह PEC वाले करते थे। तो एक मजबूत सिस्टम लेके आए हैं। फिर इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पूरा ऑनलाइन सिस्टम नाफज किया। अब किसी को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के दफ्तर आने की जरूरत नहीं, घर बैठ के आप अपनी फाइल जमा करा सकते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो। एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऊपर उठता है कि आपने ओवर एक्रेडिटेशन क्यों की सर? आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट कॉलेजेस को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिटेट क्यों किया कि वो धड़ाधड़ इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनकी मार्केट में खपत ही नहीं है? मैं पहले तो ये बता दूं कि मेरे 6 साल के टेन्योर में एक नई यूनिवर्सिटी ने खोली। पहले तो ये ज़हन में रख लें। क्यों? जब खोल रही थी वो इसलिए खोल रही थी कि इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। ये शुतर बेमहार के तौर पे किराए के कोठियां लेके वहाँ यूनिवर्सिटियां खोल रहे थे। मैंने पूरा एक सेट सिस्टम दिया कि पर्पस बिल्ड कैंपस बनेगा, जो वो मेरे पास दरखास्त लेके आए। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि आपके दौर में एक भी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन नहीं मिली है। तो सर ये जो ओवर एक्रेडिटेशन हुई है सर, ये जो एक्यूमुलेशन हुई है सर, क्लियर कर दीजिएगा। जिनको हमने नई यूनिवर्सिटी खोली, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर सर, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर सर कि ये जो ओवर एक्रेडिटेशन हुई है फिर ये कौन कर गया? सर ये जो हमसे पहले के लोग थे, ये सारा कुछ उनका अजाब है, उनका अजाब इंजीनियर भुगत रहे हैं। उन्होंने 20 की एक्रीडेशन देते थे, 200 स्टूडेंट दाखिल हो जाते थे और बाद में उन सबको जस्टिफाई अप्रूव कर देते थे। मैंने तो इस वक्त ये काम, इससे अगला काम ये किया है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल स्टूडेंट जो इनटेक हो रही है, मैंने उसको भी रजिस्टर करना शुरू कर दिया है, ताकि जितने की हम एक्रीडेशन करें उतने ही बच्चे आए। और मैं इस सोसाइटी में रहते हुए प्रेशर सस्टेन करना और कानून की अमलदारी करना, ये हर किसी का काम नहीं है। आपको मेरे वक्त का एक लाहौर का इंसिडेंट याद होना चाहिए, जिस दिन मैंने नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी जो कैंपस रायवेंट का उसको बंद कर दिया था, और उसके बाद मेरी पेशी हुई थी हाईएस्ट चेयर के पास, और मैंने बताया कि ये खराबियां हैं सर। उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी थी। वाइस चांसलर साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा जी अच्छा फिर नहीं तो सुबह रास्ता बंद होएगा। मैं कोई बात नहीं करें, जो बुलाएगा जवाब दूंगा। हमने तो कानून की पासदारी भी की है और इसमें अमल दरामद भी करवाया। ये कोई छोटे काम नहीं है। दिस इज वन साइड ऑफ द पिक्चर। ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो ठेकेदारों के चुंगल में फंसी हुई है।
एक इंजीनियर सिर्फ इस काम के लिए रह गया है कि उसका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का नंबर किसी ठेकेदार को दिया जाए ताकि वो अपनी फर्म रजिस्टर कराए और उसका बिजनेस फले फूले एक्सपैंड करे। तो ये ठेकेदारों के चुंगल से इसको कब आजाद कराएंगे सर? आपको 6 साल हो गए। अल्लाह के फजल से इस वक्त जो दोनों पैनल है ना, वो दोनों ही ठेकेदार उनके मोनोग्राम के साथ ये स्टैंप लगी हुई है। कंट्रैक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान, उनकी हर स्क्रीन के ऊपर वो ठप्पा लगा होता है। जिनके आप कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं ना छुपाने, वो तो आप कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास 10 अरब रुपया पड़ा है। जब मैं गया था तो उस वक्त लेस देन 1 बिलियन था। आप 10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने की बात तो करते हैं, लेकिन आपने 10 बिलियन सर्व कहाँ किया है सर? सर मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमारा इस वक्त जब मैं गया था ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ 51 था पीसी के पास। आज 350 से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें 200 से ज्यादा 17 ग्रेड एंड अबव के वहां पे इस वक्त एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये सारा खर्चा जो है हमने एक टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक का वादा किया था पिछले अपने निजाम के अपने मंशूर के अंदर। जब मैं वो दरखास्त लेके स्टेट बैंक के पास गया हूं तो स्टेट बैंक ने कहा कि 10 बिलियन का चेक भी लगता है इसके साथ। फिर आए हमारे पास, तो ये जो 10 बिलियन जमा किया है जो टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक के लिए जमा किया है, ताकि हम एक इनोवेटिव सोसाइटी बना सकें, इनोवेटिव पाकिस्तान बना सकें। लेकिन बात सवाल होता है स्पेंडिंग्स के ऊपर। फिर बात करते हैं इंजीनियर्स टेक्निकल अलाउंस की, कि व्हेन इट कम्स टू अलाउंसेस ऑफ द इंजीनियर्स, वहां पर तो कोई पैसे किसी जगह पे रिलीज नहीं होते, वहां तो कोई अमाउंट सर्व नहीं की जाती है। खासतौर पे जो फैकल्टी है का मौका दें जी कि ये टेक्निकल अलाउंस जो है वो मेरे ज़हन की पैदावार है। ये डिमांड मैंने ही क्रिएट की थी गवर्नमेंट के पास ले जाके। सबसे पहले केपीके की गवर्नमेंट को हमने डॉक्यूमेंट बना के दिया था कि आप डॉक्टर्स को और दूसरे प्रोफेशनल को, हत्ता के नर्सों को भी ये अलाउंस दे रहे हैं, तो इंजीनियर का बनता है ये। और ये क्लेम, ये अल्फाज मेरे हैं, ये किसी और ने नहीं दिए हुए। चले प्रोफेशनल्स का टेक्निकल अलाउंस तो ठीक है, लेकिन ये जो फैकल्टी है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर असातिज़ा पढ़ाते हैं वो भी तो इंजीनियर्स हैं सर। उनके साथ सोतेलो जैसा सलूक क्यों होता है? नहीं, ये आपको किसने कहा? हमारी डिमांड ये कि एवरी इंजीनियर शुड गेट द टेक्निकल अलाउंस। हमारी ये डिमांड है और हम बतदरीज इसको पूरी कर रहे हैं। आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर अली मोहम्मद साहब जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये बजट से पहले एक स्पीच की थी। उस स्पीच में फेडरल सारे अदारों के नाम लिए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं इसको बजट के अंदर लेके आऊंगा। इंजीनियर्स को सर्विस स्ट्रक्चर फराहम करने के लिए आपने क्या किया है कुरैश साहब? मेरे से पहले 10 चेयरमैन रहे हैं यहाँ पे, 39 साल का उन्होंने अरसा लिया। किसी चेयरमैन को ये हासिल नहीं हुआ कि वो सर्विस स्ट्रक्चर की ऑफिशियल डिमांड करता गवर्नमेंट से। ये पहला डॉक्यूमेंट सर्विस स्ट्रक्चर का मैंने तैयार करवाया। इस वक्त जो दोनों पैनलों के नीचे अल्लाह के फजल से जितने भी हैं ना, वाइस चेयरमैन कैंडिडेट और सीनियर वाइस चेयरमैन कैंडिडेट, ये सारे 10-10 साल 12-12 साल पीसी में लगा चुके हैं। और हम जो सर्विस स्ट्रक्चर मांग रहे हैं इसलिए नहीं मांग रहे कि हमारे इंजीनियर को 22वें ग्रेड में बैठने का बड़ा शौक है, हम पॉलिसी मेकिंग में नहीं है। इतने सालों से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का कभी कोई ऑडिट हुआ है सर? बिल्कुल, पीएससी ने, मुझे ये एजाज़ हासिल है। हमारे एक्ट में लिखा है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकती, हमने बाहर से कंसल्टेंट हायर करके उनसे करवाना है, जो फाइनेंस की कंपनी है ये। कुरैश साहब, पीसी इलेक्शंस हर साल होते हैं, लेकिन अब की बार इलेक्शंस का मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा है और शायद आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है इन इंतखाबात के अंदर। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक प्रोफेशनल बॉडी का इलेक्शन है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगर आपका इशारा नजीब हारून साहब की तरफ है तो वो मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि मेरा तो 35-40 साल का एक प्रोफेशनल करियर है, बतौर इंजीनियर जो है वो मैंने काम किया। सर देखें, वो तो उन्होंने कहा है ना, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मैं एक कागज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की माँ के ऊपर आपने 24 डिफरेंट जो डिपार्टमेंट उनके नीचे काम कर रहे हैं 23, उन सब को ये चिट्ठी लिखी है कि मुझे इंजीनियर का जो है वो उसका नाम, उसकी पीसी कार्ड का नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और प्रेजेंट पोस्ट ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे है, ये सारा पूरे पंजाब के सारे सेक्रेटरीज ने ये चिट्ठी लिखी है अपने डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन ना उन्होंने सस्पेंशन की बुला के, ना उन्होंने उनको आके, अच्छा वो लेटर प्रोड्यूसर अगर आपके पास है तो प्लीज वो ऑनर कर दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर दिखाइए, जिसकी कुरैश साहब बात कर रहे हैं। सेकंड हुकूमत में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी थी और खुर्शीद शाह साहब के बड़े भाई थे जिनको सपोर्ट कर रही थी। अल्लाह के फजल से उस वक्त भी वो टाइम भी निकल गया और ये टाइम भी निकल जाएगा। इंजीनियर को जितना ये बुला के समझा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, वो उतना खुल के बाहर आ रहा है।
और द इंजीनियर्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल अदारा है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को इस हद तक इसमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए कि इस तरीके से माइन्यूटली आपने हर डिपार्टमेंट से ये चिट्ठियां लेटर इंजीनियर का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और फिर उनको परसू किया जा रहा है कि आपने वोट डालना है। यानी कुरैशी साहब आप ये कह रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग हो रही है? सर ये मतलब ये इंजीनियरिंग तो हो रही है ना जी, इंजीनियरिंग हो रही है कि आप बुला के गवर्नमेंट प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं और उसको और बकायदा मुनज़्ज़म मनसूबे के तरीके के जरिए ये ठीक नहीं है। प्रोफेशनल बॉडी है, हमें अपना इलेक्शन लड़ने दें। हम कोई ये नहीं है कि जो हम है को गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने जिसको मुंतखब कर लिया है उसके लिए मैदान खुला नहीं हम छोड़ सकते। हम इंजीनियर्स हैं, हम द इंजीनियर्स पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पे डटी हुई है और इंशाल्लाह अपने उम्मीदवार को कामयाबी हो, क्योंकि इंजीनियर वन साइडेड हो रहा है सारे का सारा। अब ये काम जितने उस पर ताकत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना रियासती जो ताकत उसके ऊपर आ रही है वो उतना ज़्यादा बोल्ड होता जा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये जो भी सुन रहे हैं ये काम बंद कर दें। अब सिर्फ 2 दिन रह गए, आपने काफ़ी कुछ कर लिया और इससे आगे प्लीज़ ना जाएं। इंजीनियर्स को ये बॉडी को चलने दें। इसको हमने बड़ी रिफॉर्म्स की हैं, बड़ी मुश्किल से काम की है, जिद्दोजहद की है और एक नई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनाई है जो आपके भी फ़ायदेमंद में है, जो गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करती, गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलती है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस कुरैशी साहब। इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। अब 8 तारीख को इंजीनियर्स ने यह फैसला करना है कि वो किस पैनल को और किस उम्मीदवार को मुंतखब कराते हैं। ऑब्वियसली ये फैसला आपका वोट करेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचाई जी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।